हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमओएस क्लासेस। आज हम 8th क्लास साइंस एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 17 स्टार्स एंड द सोलर सिस्टम के क्वेश्चंस एंड आंसर्स को डिस्कस करेंगे। याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने अपनी सभी वीडियोस के लिंक दिए हुए हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप हमारी सभी वीडियोस को देख सकते हैं। तो सबसे पहले हमसे कहा गया है चूज द करेक्ट आंसर इन क्वेश्चंस 1 to 3, यानी क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 में हमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और हमें इनमें से करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ द सोलर सिस्टम, यानी कि यहाँ पर हमें जो ये ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से वो कौन है जो कि हमारे सोलर सिस्टम का मेंबर नहीं है। ऑप्शन ए है एन एस्ट्रॉयड, ऑप्शन बी है अ सैटेलाइट, ऑप्शन सी है अ कॉन्स्टेलेशन, ऑप्शन डी है अ कॉमेट। अब हमें ये बताना है कि इन चारों में से वो कौन है जो हमारे सोलर सिस्टम का मेंबर नहीं है। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि एस्टेरॉयड हमारे सोलर सिस्टम का मेंबर होता है और सैटेलाइट भी हमारे सोलर सिस्टम का मेंबर होता है और कॉमेट भी हमारे सोलर सिस्टम का मेंबर होता है। अब बचा क्या? कॉन्स्टेलेशन। जो कॉन्स्टेलेशन होता है ये हमारे सोलर सिस्टम का मेंबर नहीं होता है। तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन सी। तो यहाँ आंसर में हम लिखेंगे ऑप्शन सी अ कॉन्स्टेलेशन, यानी कि कॉन्स्टेलेशन हमारे सोलर सिस्टम का मेंबर नहीं होता है। इस चैप्टर की कीवर्ड्स वाली वीडियो में हमने आपको ये समझाया था स्टूडेंट्स कि कॉन्स्टेलेशन का क्या मतलब होता है। कॉन्स्टेलेशन ग्रुप ऑफ स्टार्स होता है, यानी कि स्टार्स का एक ग्रुप होता है जो कि एक पैटर्न बनाते हैं, एक इमेज बनाते हैं जिसे हम कॉन्स्टेलेशन कहते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लैनेट ऑफ द सन, और यहाँ पर हमें ये 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सन का प्लैनेट नहीं है, या सिंपली कहें तो इनमें से कौन प्लैनेट नहीं है। ए ऑप्शन है सीरियस, बी ऑप्शन है मरकरी, सी ऑप्शन है सैटर्न और डी ऑप्शन है अर्थ। तो इनमें से हम जानते हैं स्टूडेंट्स कि मरकरी भी एक प्लैनेट है, सैटर्न भी प्लैनेट है और अर्थ भी प्लैनेट है, लेकिन जो सीरियस है ये प्लैनेट नहीं है बल्कि एक स्टार है। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे ऑप्शन ए सीरियस, यानी कि सीरियस प्लैनेट नहीं है बल्कि एक स्टार है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कहा गया है फेसेस ऑफ द मून अकर बिकॉज, यानी कि मून के जो अलग अलग फेसेस नजर आते हैं एक मंथ के दौरान, तो ये किस वजह से होता है, इसका रीजन क्या है। ए ऑप्शन है वी कैन सी ओनली दैट पार्ट ऑफ द मून विच रिफ्लेक्ट्स लाइट टुवर्ड्स अस, यानी कि हम मून के उसी पार्ट को देख पाते हैं जहां से लाइट रिफ्लेक्ट होकर हम तक आती है। बी ऑप्शन है आवर डिस्टेंस फ्रॉम द मून कीप्स चेंजिंग, यानी कि अर्थ का जो डिस्टेंस है वो मून से बदलता रहता है, यानी अर्थ और मून के बीच का जो डिस्टेंस है वो चेंज होता रहता है। सी ऑप्शन है द शेडो ऑफ द अर्थ कवर्स ओनली अ पार्ट ऑफ द मून सरफेस, यानी कि अर्थ की जो शेडो होती है वो मून के एक पर्टिकुलर पार्ट को कवर कर लेती है। और डी ऑप्शन है द थिकनेस ऑफ द मून्स एटमॉस्फेयर इज नॉट कांस्टेंट, यानी कि मून का जो एटमॉस्फेयर है उसकी जो थिकनेस है, मून के एटमॉस्फेयर की जो थिकनेस है वो एक समान नहीं रहती, वो कांस्टेंट नहीं है। अब इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि जो मून के अलग अलग फेसेस होते हैं वो हमें नजर आते हैं। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है ऑप्शन ए। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे ऑप्शन ए वी कैन सी ओनली दैट पार्ट ऑफ द मून विच रिफ्लेक्ट्स लाइट टुवर्ड्स अस। इसका ये मतलब हुआ स्टूडेंट्स कि हमें जो मून के अलग अलग फेसेस नजर आते हैं ये इस वजह से नजर आते हैं कि हम मून के उसी पार्ट को देख पाते हैं जहां से लाइट रिफ्लेक्ट होकर हम तक आती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है फिल इन द ब्लैंक्स। ए पार्ट में हमें दिया गया है
द प्लैनेट विच इज फारदेस्ट फ्रॉम द सन इज डैश, यानी कि हमें उस प्लैनेट का नाम बताना है जो सन से सबसे ज्यादा डिस्टेंस पर है। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे नेपच्यून। यहाँ डैश में आप लिखेंगे नेपच्यून, क्योंकि नेपच्यून ही वो प्लैनेट है जो कि सन से सबसे ज्यादा दूर है। और ये भी याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि नेपच्यून को ही नेपट्यून भी बोला जाता है। इसके बाद बी पार्ट में हमें दिया गया है द प्लैनेट विच अपीयर्स रेडिश इन कलर इज डैश, यानी कि हमें उस प्लैनेट का नाम बताना है जो हमें रेड कलर का नजर आता है। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे मार्स। यहाँ डैश में आप लिखेंगे मार्स, क्योंकि मार्स ही वो प्लैनेट है जो रेडिश सा नजर आता है। इसके बाद सी पार्ट में हमें दिया गया है अ ग्रुप ऑफ स्टार्स that appear to form a pattern in the sky is known as a dash। तो इसका ये मतलब है स्टूडेंट्स कि जो ग्रुप ऑफ स्टार्स होता है जो कि स्काई में एक पैटर्न बनाता है, इस पैटर्न बनाने वाले ग्रुप ऑफ स्टार्स को हम क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं कॉन्स्टेलेशन। इस चैप्टर की कीवर्ड्स वाली वीडियो में हमने आपको बताया था कि स्टार्स का एक ग्रुप होता है जो कि स्काई में एक पैटर्न बनाता है, एक इमेज बनाता है, और इस पैटर्न को, इस इमेज को हम कॉन्स्टेलेशन कहते हैं। तो यहाँ डैश में आप लिखेंगे कॉन्स्टेलेशन। इसके बाद डी पार्ट में हमें दिया गया है अ सेलेस्टियल बॉडी दैट रिवॉल्व्स अराउंड अ प्लैनेट इज नोन एज डैश, यानी कि वो जो सेलेस्टियल बॉडी होती है जो प्लैनेट के चारों तरफ रिवॉल्व करती है, प्लैनेट के चारों तरफ चक्कर लगाती है, उस सेलेस्टियल बॉडी को हम क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है सैटेलाइट, यानी कि सैटेलाइट ही वो सेलेस्टियल बॉडी है जो एक प्लैनेट के चारों तरफ चक्कर लगाती है। तो यहाँ डैश में आप लिखेंगे सैटेलाइट। इसके बाद ई पार्ट में हमें दिया गया है शूटिंग स्टार्स आर एक्चुअली नॉट डैश। तो इस चैप्टर की कीवर्ड्स वाली वीडियो में हमने आपको ये समझाया था स्टूडेंट्स कि जो शूटिंग स्टार्स होते हैं, जिन्हें शूटिंग स्टार्स कहा जाता है, ये एक्चुअली स्टार्स नहीं होते बल्कि ये मिटियोर होते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे स्टार्स। देखिए, अगर आप यहाँ डैश में स्टार्स लिखेंगे तो अब हम इस सेंटेंस को कैसे पढ़ेंगे? शूटिंग स्टार्स आर एक्चुअली नॉट स्टार्स, यानी कि जो शूटिंग स्टार्स हैं वो एक्चुअली स्टार्स नहीं होते बल्कि वो क्या होते हैं? वो तो मिटियोर होते हैं। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे स्टार्स। इसके बाद एफ पार्ट में हमें दिया गया है एस्टेरॉइड्स आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ डैश एंड डैश, यानी जो एस्टेरॉइड्स होते हैं ये कौन सी दो ऑर्बिट्स के बीच में पाए जाते हैं? तो इस चैप्टर की कीवर्ड्स वाली वीडियो में हमने आपको ये समझाया था स्टूडेंट्स कि जो एस्टेरॉइड्स होते हैं ये मार्स की ऑर्बिट और जुपिटर की ऑर्बिट के बीच में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर डैश में आप लिखेंगे मार्स और यहाँ पर आप लिखेंगे जुपिटर, यानी कि जो एस्टेरॉइड्स होते हैं ये मार्स की ऑर्बिट और जुपिटर की ऑर्बिट के बीच में पाए जाते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है मार्क द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एज ट्रू और फॉल्स। तो इस क्वेश्चन में हमें कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं और हमें यह बताना है कि उसमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है, यानी कि कौन सी स्टेटमेंट सही है और कौन सी स्टेटमेंट गलत है। और फर्स्ट पार्ट में हमें दिया गया है पोल स्टार इज अ मेंबर ऑफ द सोलर सिस्टम, यानी कि जो पोल स्टार है ये सोलर सिस्टम का मेंबर है। अब याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि जो पोल स्टार है वो एक स्टार है और हमारे सोलर सिस्टम में सिर्फ एक ही स्टार है जो हमारा सन है, उसके अलावा कोई और स्टार हमारे सोलर सिस्टम में नहीं है। तो ये जो स्टेटमेंट है कि पोल स्टार हमारे सोलर सिस्टम का मेंबर है, ये स्टेटमेंट गलत है, फॉल्स है। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे फॉल्स। इसके बाद सेकंड पार्ट में हमसे कहा गया है मरकरी इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, यानी जो मरकरी है ये हमारे सोलर सिस्टम का सबसे छोटा प्लैनेट है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ट्रू है। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे ट्रू। इसके बाद थर्ड पार्ट में हमें दिया गया है यूरेनस इज द फारदेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, यानी कि जो यूरेनस है ये हमारे सोलर सिस्टम का सबसे दूर वाला प्लैनेट है। तो ये स्टेटमेंट गलत है, फॉल्स है,
क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे सोलर सिस्टम में जो सबसे दूर वाला प्लैनेट है वो यूरेनस नहीं है बल्कि नेपच्यून है। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, गलत है। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे फॉल्स। इसके बाद फोर्थ पार्ट में हमसे कहा गया है इनसेट इज एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट, यानी कि जो इनसेट सैटेलाइट है ये एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ट्रू है। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे ट्रू। याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि इनसाइट वो सैटेलाइट है जो मैन मेड सैटेलाइट है और ये इंडिया के द्वारा बनाई गई है और इंडिया के द्वारा ही ये स्पेस में लॉन्च भी की गई है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि इनसेट एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है। तो यहां हम लिखेंगे ट्रू। इसके बाद फिफ्थ पार्ट में हमें दिया गया है देयर आर 9 प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम, यानी कि हमारे सोलर सिस्टम में 9 प्लैनेट्स है। तो ये स्टेटमेंट गलत है, फॉल्स है। याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि हमारे सोलर सिस्टम में 9 प्लैनेट्स नहीं है बल्कि 8 प्लैनेट्स हैं। तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो यहां पर हम लिखेंगे फॉल्स। इसके बाद सिक्स्थ पार्ट में हमें दिया गया है कॉन्स्टेलेशन ओरायन कैन बी सीन ओनली विद अ टेलीस्कोप, यानी कि जो कॉन्स्टेलेशन है ओरायन हम इसे सिर्फ टेलीस्कोप की मदद से ही देख सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट गलत है स्टूडेंट्स। याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि जो ओरायन कॉन्स्टेलेशन है इसे हम बिना टेलीस्कोप के भी देख सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट गलत है, फॉल्स है। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे फॉल्स। और यहाँ पर यह भी याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, इसके जो ये पार्ट्स हैं ये आपकी एनसीईआरटी बुक में ABCDEF तक ये पार्ट्स दिए गए हैं, जो यहाँ पर गलती से हमने 1 2 3 4 5 6 लिख दिया है। तो आप इसे जब नोट डाउन करेंगे तो इन पार्ट्स को ABCDEF की तरह ही लिखिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे कहा गया है मैच आइटम्स इन कॉलम ए विद 1 और मोर आइटम्स इन कॉलम बी, यानी कि हमें कॉलम ए के आइटम्स को मैच करना है कॉलम बी के आइटम्स के साथ। कॉलम ए में हमें 4 आइटम्स दिए गए हैं, इनर प्लैनेट्स, आउटर प्लैनेट्स, कॉन्स्टेलेशन, सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। और कॉलम बी में हमें दिया गया है सैटर्न, पोल स्टार, ग्रेट बियर, मून, अर्थ, ओरायन और मार्स। अब देखिए स्टूडेंट्स, तो कॉलम ए में सबसे पहले हमें दिया गया है इनर प्लैनेट्स। टोटल 8 प्लैनेट्स होते हैं, 8 प्लैनेट्स। उसमें से 4 इनर प्लैनेट्स हैं और 4 आउटर प्लैनेट्स हैं। इनर प्लैनेट्स में मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स आ जाते हैं। अब यहाँ पर बी कॉलम में हमें 2 इनर प्लैनेट्स दिए गए हैं, अर्थ और मार्स। तो इनर प्लैनेट्स के सामने हम लिखेंगे ई अर्थ और जी मार्स, क्योंकि ई पार्ट अर्थ है और जी पार्ट मार्स है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ई पार्ट अर्थ है और जी पार्ट मार्स है। और ए कॉलम में सेकंड पार्ट है आउटर प्लैनेट्स। अब याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि जैसे 4 इनर प्लैनेट्स होते हैं वैसे ही 4 आउटर प्लैनेट्स हैं। और ये 4 आउटर प्लैनेट्स कौन से हैं? जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। अब यहाँ पर हमें एक ही आउटर प्लैनेट दिया गया है ए पार्ट में, सैटर्न। तो आउटर प्लैनेट्स के सामने हम लिखेंगे ए सैटर्न। और थर्ड पार्ट में ए कॉलम में हमें दिया गया है कॉन्स्टेलेशन और बी कॉलम में हमें 2 कॉन्स्टेलेशन के नाम दिए गए हैं, सी पार्ट में ग्रेट बियर और एफ पार्ट में ओरायन। तो कॉन्स्टेलेशन के सामने हम लिखेंगे सी ग्रेट बियर और एफ ओरायन। ए कॉलम में फोर्थ पार्ट में हमें दिया गया है सैटेलाइट ऑफ द अर्थ और बी कॉलम में हमें मून दिया गया है। याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि जो मून है वो अर्थ का सैटेलाइट है। मून अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है जो अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाता है। तो सैटेलाइट ऑफ द अर्थ के सामने हम लिखेंगे डी ऑप्शन मून। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है इन विच पार्ट ऑफ द स्काई कैन यू फाइंड वीनस इफ इट इज विजिबल एज एन इवनिंग स्टार। इसका ये मतलब है स्टूडेंट्स कि अगर वीनस इवनिंग स्टार के रूप में दिखाई दे रहा है तो आप स्काई में इसे कहाँ ढूंढेंगे? तो इसके आंसर में हम लिखेंगे वीनस अपीयर्स इन द वेस्टर्न स्काई जस्ट आफ्टर सनसेट,
यानी कि सनसेट के तुरंत बाद जो वीनस होता है ये वेस्टर्न स्काई में नजर आता है। इसे आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि सनसेट के तुरंत बाद वीनस स्काई की वेस्ट साइड में नजर आता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है नेम द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, यानी कि सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है, हमें उसका नाम बताना है। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे जुपिटर। याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि जो जुपिटर है ये सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट इज अ कॉन्स्टेलेशन, कॉन्स्टेलेशन क्या होता है। नेम एनी 2 कॉन्स्टेलेशंस, और हमें 2 कॉन्स्टेलेशंस के नाम भी बताने हैं। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे द स्टार्स फॉर्मिंग अ ग्रुप दैट हैज अ रिकॉग्नाइजेबल शेप इज कॉल्ड अ कॉन्स्टेलेशन, यानी कि जो कॉन्स्टेलेशन होते हैं ये ग्रुप ऑफ स्टार्स होते हैं जो कि एक पहचान में आने लायक शेप बनाते हैं। याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि कुछ ग्रुप ऑफ स्टार्स होते हैं जो कुछ ऐसा पैटर्न बनाते हैं, कुछ ऐसी इमेज बनाते हैं या कुछ ऐसी शेप बनाते हैं जिन्हें पहचाना जा सकता है। और इस तरह की जो ये शेप बनती हैं ग्रुप ऑफ स्टार्स के द्वारा उन्हें हम कॉन्स्टेलेशन कहते हैं। और यहाँ पर हमने 2 एग्जाम्पल्स भी लिखे हैं कॉन्स्टेलेशंस के, उर्सा मेजर एंड ओरायन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे कहा गया है ड्रॉ स्केचेस टू शो द रिलेटिव पोजीशंस ऑफ प्रोमिनेंट स्टार्स इन। ए पार्ट में हमें कहा गया है उर्सा मेजर एंड बी पार्ट में हमें दिया गया है ओरायन। अब यहाँ पर हमें उर्सा मेजर और ओरायन दोनों के स्केच बनाकर दिखाने हैं, और इन दोनों ही स्केचेस में यानी कि उर्सा मेजर के स्केच में और ओरायन के स्केच में हमें जो प्रोमिनेंट स्टार्स है, जो मेन स्टार्स हैं, जो कि इनमें ब्राइट स्टार्स है जो नजर आते हैं, उनकी पोजीशन भी दिखानी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि ये उर्सा मेजर कॉन्स्टेलेशन है, और इसकी शेप अगर आप देखें तो टोटल 7 स्टार्स यहाँ पर आपको नजर आएंगे, जिन्हें हम कह सकते हैं कि ये उर्सा मेजर के 7 प्रोमिनेंट स्टार्स हैं, या हम ये भी कह सकते हैं कि ये उर्सा मेजर के 7 ब्राइट स्टार्स हैं जो नजर आते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो इस तरह से आप ये उर्सा मेजर का कॉन्स्टेलेशन ड्रॉ करके दिखा सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए ये ओरायन कॉन्स्टेलेशन का स्केच है। इसमें टोटल कितने प्रोमिनेंट स्टार है, जो ब्राइट स्टार है यहाँ पर नजर आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो इस तरह से आप ओरायन कॉन्स्टेलेशन का स्केच भी ड्रॉ करके दिखा सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे कहा गया है नेम 2 ऑब्जेक्ट्स अदर देन प्लैनेट्स विच आर मेंबर्स ऑफ द सोलर सिस्टम। इसका ये मतलब है स्टूडेंट्स कि प्लैनेट्स के अलावा कोई और ऐसी 2 चीजों के नाम हमें बताने हैं जो कि सोलर सिस्टम के ही मेंबर हैं। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे कॉमेट्स एंड एस्ट्रॉइड्स, यानी कि कॉमेट्स और एस्ट्रॉइड्स भी सोलर सिस्टम के ही मेंबर हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है एक्सप्लेन हाउ यू कैन लोकेट द पोल स्टार विद द हेल्प ऑफ उर्सा मेजर, यानी कि हमें यह बताना है स्टूडेंट्स कि आप उर्सा मेजर की मदद से पोल स्टार को कैसे ढूंढ सकते हैं। तो पहले हम इसे इस डायग्राम की मदद से समझते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए ये उर्सा मेजर है, और उर्सा मेजर के ये लास्ट के 2 स्टार्स को देखिए। अगर आप इन दोनों स्टार्स से एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं ऊपर की तरफ, यानी कि नॉर्थ साइड की तरफ, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ, तो यहाँ से ऊपर आते समय यहाँ पर आपको ये पोल स्टार नजर आता है, और जो पोल स्टार होता है ये ज्यादा ब्राइट स्टार नहीं होता। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे लुक टुवर्ड्स द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द स्काई एंड आइडेंटिफाई उर्सा मेजर, यानी कि स्काई के जब आप नॉर्दर्न पार्ट में देखते हैं, जब आप ऊपर की तरफ देखते हैं स्काई में और स्काई के नॉर्दर्न पार्ट को देखते हैं, तो सबसे पहले तो वहां पर आपको क्या देखना है, उर्सा मेजर को देखना है। नाउ लुक एट द 2 स्टार्स एट द एंड ऑफ उर्सा मेजर। उसके बाद उर्सा मेजर के ये लास्ट के 2 स्टार्स को देखिए।
If an imaginary straight line starting from these stars at the end of Ursa Major is extended towards the north direction, it will lead to the pole star. और अगर आप इन दोनों स्टार से एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं जो नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ, ऊपर की तरफ जाती है, तो यहां पर आपको ये पोल स्टार नजर आ जाएगा। पोल स्टार इज नॉट वेरी ब्राइट, और जो पोल स्टार होता है ये कोई बहुत ज्यादा ब्राइट स्टार नहीं होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 में हमसे कहा गया है, डू ऑल द स्टार्स इन द स्काई मूव, एक्सप्लेन। यानी कि हमें यह बताना है स्टूडेंट्स कि क्या स्काई में जो स्टार्स होते हैं वो मूव करते हैं। तो हमें इस बात को एक्सप्लेन करना है कि स्काई में स्टार्स मूव करते हैं या नहीं। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे नो, स्टार्स डू नॉट मूव इन द स्काई। यानी कि जो स्टार्स होते हैं वो मूव नहीं करते हैं। दे अपीयर टू मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट बिकॉज द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट ऑन इट्स एक्सिस। इसका ये मतलब है स्टूडेंट्स कि जो अर्थ है, अर्थ अपने एक्सिस पर वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है, जिसकी वजह से हमें ऐसा दिखता है, हमें ऐसा लगता है कि जो स्टार्स हैं वो ईस्ट टू वेस्ट मूव कर रहे हैं। यानी कि स्टार्स अपनी जगह पर ही हैं, वो मूव नहीं करते, बल्कि अर्थ रोटेट करती है अपने एक्सिस पर वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में, जिसकी वजह से हमें ऐसा लगता है कि स्काई में जो स्टार्स हैं वो ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ऐसा हमें सिर्फ लगता है, लेकिन स्टार्स अपनी जगह पर ही रहते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, Why is the distance between stars expressed in light years? यानी कि स्टार्स के बीच का जो डिस्टेंस है उसे लाइट ईयर में क्यों नापा जाता है, उसे लाइट ईयर में क्यों दिखाया जाता है। What do you understand by the statement that a star is 8 light years away from the earth? इसका ये मतलब है स्टूडेंट्स कि अगर आपसे ये कहा जाए कि एक स्टार है जो अर्थ से 8 लाइट ईयर्स के डिस्टेंस पर है, यानी वो स्टार अर्थ से 8 लाइट ईयर्स दूर है, तो इस स्टेटमेंट से आपको क्या समझ में आता है ये भी हमें बताना है। तो पहले तो हम इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं कि जो स्टार्स के बीच का डिस्टेंस होता है उसे लाइट ईयर में क्यों नापा जाता है। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे, द डिस्टेंस ऑफ स्टार्स इज सो लार्ज दैट इट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ किलोमीटर। यानी कि स्टार्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है स्टूडेंट्स वो इतना ज़्यादा होता है कि उसे हम किलोमीटर में नहीं नाप सकते। दैट इज़ वाई वेरी लार्ज डिस्टेंसेस आर एक्सप्रेस्ड इन अनदर यूनिट नॉन एज लाइट ईयर। तो इसी वजह से जो बहुत बड़े बड़े, जो बहुत लार्ज डिस्टेंस होते हैं उन्हें कैसे शो किया जाता है, कैसे एक्सप्रेस किया जाता है, उन्हें एक दूसरी यूनिट के द्वारा शो किया जाता है जिसे हम कहते हैं लाइट ईयर। 1 लाइट ईयर इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। और 1 लाइट ईयर का मतलब क्या होता है? 1 लाइट ईयर वो डिस्टेंस होता है जो कि लाइट 1 साल में कवर करती है। यानी 1 साल में लाइट जितना डिस्टेंस कवर करती है उसी डिस्टेंस को 1 लाइट ईयर कहा जाता है। अब हम इस क्वेश्चन के दूसरे पार्ट को देखते हैं कि अगर आपसे कहा जाए कि एक स्टार है जो अर्थ से 8 लाइट ईयर्स की दूरी पर है, तो इसका क्या मतलब होगा। If a star is 8 light years away from the earth, it means that the light from that star will reach the earth in 8 years. तो इसका ये मतलब हुआ स्टूडेंट्स कि अगर एक स्टार है जो अर्थ से 8 लाइट ईयर्स की दूरी पर है, तो इसका ये मतलब है कि उस स्टार की जो लाइट है उस लाइट को अर्थ तक पहुंचने में 8 साल लग जाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 में हमसे कहा गया है, द रेडियस ऑफ जुपिटर इज 11 टाइम्स द रेडियस ऑफ द अर्थ। यानी कि जुपिटर की जो रेडियस है वो अर्थ की रेडियस की 11 टाइम्स है। कैलकुलेट द रेशो ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ जुपिटर एंड द अर्थ। इसका ये मतलब है स्टूडेंट्स
कि हमें जुपिटर की वॉल्यूम और अर्थ की वॉल्यूम की रेशो फाइंड करनी है। और उसके बाद हमसे कहा गया है हाउ मैनी अर्थ्स कैन जुपिटर अकोमोडेट। इसका ये मतलब है कि हमें ये बताना है कि जुपिटर में कितनी अर्थ आ सकती हैं, जुपिटर में कितनी अर्थ समा सकती हैं। तो सबसे पहले हम अर्थ की वॉल्यूम और जुपिटर की वॉल्यूम पता करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लेट द रेडियस ऑफ द अर्थ बी आर, यानी कि हमने ये मान लिया है कि अर्थ की रेडियस आर है। और उसके बाद हम लिखेंगे देन रेडियस ऑफ जुपिटर इज 11 आर, क्योंकि क्वेश्चन में हमें यह बताया गया है स्टूडेंट्स कि जो जुपिटर की रेडियस है वो अर्थ की रेडियस की 11 टाइम्स है, इसीलिए यहां पर हमने लिखा रेडियस ऑफ जुपिटर इज 11 आर। उसके बाद यहां पर हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। अब याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि जो प्लैनेट्स होते हैं ये स्फेयर की शेप में होते हैं, स्फेयर जैसे फुटबॉल की शेप होती है। तो अगर हमें प्लैनेट की वॉल्यूम पता करनी है तो उसके लिए हम वॉल्यूम ऑफ स्फेयर का फॉर्मूला यूज करेंगे, और वॉल्यूम ऑफ स्फेयर का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब यहां पर हमने क्या लिखा, वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज इक्वल टू 4/3 पाई। अब जहां पर ये रेडियस आएगी अर्थ की, तो रेडियस हमने क्या लेट करी है आर, तो रेडियस की जगह हम आर ही लिखेंगे। और फॉर्मूला क्या है 4/3 पाई आर क्यूब, इसीलिए यहां पर आया 4/3 पाई अर्थ की रेडियस और उसका क्यूब, रेडियस का क्यूब। तो ये हमें क्या मिल गया, वॉल्यूम ऑफ अर्थ। उसके बाद हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ जुपिटर, और फिर से वही फॉर्मूला यूज करेंगे जो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर का होता है 4/3 पाई। अब यहां पर आर की जगह क्या आएगा, जो रेडियस आएगी वो जुपिटर की रेडियस आएगी, यानी कि 11 आर। तो यहां पर हम लिखेंगे 11 आर और उसका क्यूब। अब हम इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। 4/3 और पाई यहाँ पर एज इट इज आ जाएंगे। 11 क्यूब यानी 11 की पावर 3 का मतलब होता है कि 11 के साथ ही 3 बार मल्टीप्लाई होगा। जब आप 11 इंटू 11 इंटू 11 करेंगे तो आपको मिलेगा 1331। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 1331। अब ये जो क्यूब है, ये जो पावर 3 है, ये इस आर के ऊपर भी है, तो आर के क्यूब को हम यहां पर एज इट इज लिखेंगे आर क्यूब। तो ये क्या है, ये वॉल्यूम ऑफ जुपिटर है 4/3 पाई 1331, यानी कि 1331 आर क्यूब। अब इसके बाद जैसा कि क्वेश्चन में हमसे कहा गया है, हम वॉल्यूम ऑफ जुपिटर और वॉल्यूम ऑफ अर्थ की रेशो फाइंड करेंगे। तो यहां पर हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ जुपिटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज इक्वल टू, यहां पर वॉल्यूम ऑफ जुपिटर की जगह हम इसकी वॉल्यूम रख देंगे 4/3 पाई 1331 आर क्यूब, और अपॉन में वॉल्यूम ऑफ अर्थ की जगह हम अर्थ की वॉल्यूम रख देंगे 4/3 पाई आर क्यूब। अब देखिए स्टूडेंट्स, 4/3 से 4/3 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, और आर क्यूब से आर क्यूब कट जाएगा। तो क्या बचेगा, ऊपर की तरफ न्यूमरेटर में बचेगा 1331, और अपोन में सब कुछ कट चुका है तो अपोन में बचेगा 1। तो यहां पर हम लिखेंगे 1331 अपॉन 1, और इसी को जब हम रेशो में लिखेंगे तो इसे हम ऐसे लिखेंगे 1331 रेशो 1, यानी कि 1331 रेशो 1। तो इस तरीके से हमें वॉल्यूम ऑफ जुपिटर और वॉल्यूम ऑफ अर्थ की रेशो मिल गई है। और इसके बाद क्वेश्चन में हमसे यह भी पूछा गया है कि जुपिटर में कितनी अर्थ आ सकती हैं। तो इस रेशो को देखने से ही ये पता चल जाता है कि जुपिटर में 1331 अर्थ आ सकती हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सो जुपिटर कैन एकोमोडेट 1331 अर्थ्स, यानी कि जुपिटर में 1331 अर्थ्स आ सकती हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 में हमसे कहा गया है बूझो मेड द फॉलोइंग स्केच
ऑफ द सोलर सिस्टम, यानी कि ये जो स्केच है ये बूझो ने बनाया है और ये सोलर सिस्टम का स्केच है। इज द स्केच करेक्ट? हमें बताना है क्या ये स्केच सही बना है। इफ नॉट करेक्ट इट, और अगर ये सही नहीं बना है तो हमें इसे करेक्ट करना है। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें दो गलतियां नजर आ सकती हैं। कैसे कि मार्स इस जगह पर होना चाहिए जहां पर वीनस को दिखाया गया है, और वीनस इस जगह पर होना चाहिए जहां मार्स को दिखाया गया है। और इसके बाद नेपच्यून यहाँ पर होना चाहिए जहां यूरेनस को दिखाया गया है, और यूरेनस यहाँ पर होना चाहिए जहां नेपच्यून को दिखाया गया है। अब हम इसके आंसर में लिखेंगे नो, द स्केच मेड बाय बूझो इज नॉट करेक्ट, यानी कि ये जो बूझो ने स्केच बनाया है सोलर सिस्टम का, ये स्केच सही नहीं है। द पोजीशन ऑफ मार्स एंड वीनस शुड बी इंटरचेंज्ड, यानी कि मार्स वीनस की जगह पर आना चाहिए, वीनस यहां मार्स की जगह पर आना चाहिए। सिमिलरली पोजीशंस ऑफ नेपच्यून एंड यूरेनस शुड ऑल्सो बी इंटरचेंज्ड, और ऐसे ही नेपच्यून यहाँ पर आना चाहिए जहाँ यूरेनस है, और यूरेनस को यहाँ पर दिखाना चाहिए जहाँ पर नेपच्यून को दिखाया गया है। अब इसके बाद हमने यहाँ पर ये सही किया गया स्केच भी दिखाया है। देखिए वीनस अब सही पोजीशन पर आ गया, मार्स भी अपनी सही पोजीशन पे आ गया, यूरेनस भी अपनी सही पोजीशन पे आ गया, और नेपच्यून भी अपनी सही पोजीशन पर आ गया है। आई होप स्टूडेंट्स आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।